हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2024 में जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सीडीपी के जो क्वेश्चन आए थे, जो प्रश्न पूछे गए थे, वो किस टाइप से पूछे गए थे। आप सभी जानते हैं कि सीटेट 2024 दिसंबर में होने जा रहा है और ये जो डेट निश्चित हुई है, ये 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि लगातार सीटेट हर 6 मंथ पे हो रहा है और लगातार इसका जो सिलेबस है वो वही है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था, आज से 2-3 साल पहले जो एग्ज़ाम होते थे या जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, बहुत ही सिंपल और इजी वे में पूछे जाते थे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका लेवल कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, तो आपको तैयारी भी आज के अकॉर्डिंग करनी है जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब अगर आपने एग्ज़ाम देने की तैयारी आपने शुरू कर दी है, ठीक है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, फिर सीटेट का एग्ज़ाम आपका सही नंबर से नहीं क्लियर होगा। तो जो सबसे पहले ज़रूरी है वो यही है, सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए कि आपके जो है एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। उसके बाद पैटर्न देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5 सब्जेक्ट होते हैं, पाँचों सब्जेक्ट आप इकट्ठे मत देखिए, लेकिन एक एक सब्जेक्ट आप जो है चेक कर लीजिए। सीडीपी देख लीजिए, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप की पेडागोजी पूछी जाती है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी को जब आप एनालिसिस करेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी हो पाएगी और अच्छे नंबर भी आएंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें हम जनवरी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी हाल ही में, यानी कि जनवरी के बाद जो जुलाई में भी आपका एग्ज़ाम हुआ है, वो भी ज़रूरी है देखना। उसमें भी आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन वो पेपर आपका जो है अभी सीटेट की वेबसाइट पे अपलोड नहीं है, तो वो अभी हम नहीं डिस्कस करा पाएंगे, लेकिन जैसे ही अपलोड होता है उसका हम प्रैक्टिस पेपर ज़रूर देखें दिखाएंगे सॉल्व करके, या ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस बार का जो पेपर पैटर्न है, यानी जुलाई का, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं, यानी कि जो दिसंबर में होने जा रहा है, इससे पहले जो 2-3 एग्ज़ाम हुए हैं उनका पैटर्न आपको देख लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सीटेट दिसंबर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो आज जो डिस्कस करेंगे हम सीडीपी करेंगे, जो जनवरी 2024 में पूछा गया था। ठीक है, ये सभी को पता ही होगा कि 5 पेपर होते हैं। एक होता है बाल विकास यानी कि सीडीपी, मैथ होता है, पर्यावरण अध्ययन होता है, 2 लैंग्वेज पूछे जाते हैं। एक भाषा, फर्स्ट जो होती हिंदी कंपलसरी होती है, दूसरी कोई अदर लैंग्वेज ले सकते हैं, चाहे वो आपकी अंग्रेजी हो या फिर संस्कृत हो या कोई भी अदर लैंग्वेज हो। तो 5 सब्जेक्ट होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150। ठीक है, प्रश्न जो होते हैं सभी में 30-30 के होते हैं, टोटल 150 यानी कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, 150 नंबर का 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले सीडीपी देख लेंगे। सीडीपी में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 में 15 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पेडागोजी होती है। सभी सब्जेक्ट में 15-15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है और 15 नंबर आपके टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सीडीपी में भी वैसा ही है, 15 नंबर आपके टॉपिक से पूछे जाते हैं और 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो आपका पेडागोजी होता है। तो देखते चलते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पिछले आपका जो जनवरी का एग्जाम हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह को प्रदर्शित करता है, यहाँ पे डैश है, यानी बताना है कि ये चीज़ जो है वो क्या प्रदर्शित करती है। कक्षा में जो है एक गेम का प्रतियोगिता हो रहा है, खेल की प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें एक लड़का है वो कहता है कि हम जो है रस्सी भाला फेंकेंगे, यानी और जो लड़की है यानी उसकी उसकी बहन है वो रस्सी कूदने में जो है हिस्सा ले सकती है। वो यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि जो भाला गेम है यानी भाला फेंक है वो सिर्फ लड़कों के लिए होता है ये गेम, और जो रस्सी कूद है ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही बना है गेम। ठीक है, यानी गेम को उसने डिवाइड कर दिया कि कुछ गेम ऐसे होते हैं जो लड़कियां नहीं खेल सकती हैं और कुछ गेम ऐसे होते हैं जिनको लड़के नहीं खेल सकते हैं। लड़कियां इसलिए नहीं खेल सकती हैं कुछ गेम, क्योंकि वो कमज़ोर होती हैं। कहीं ना कहीं ये जो है क्वेश्चन प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ से भी इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्या होता है, ये जेंडर रूढ़िवादिता, यानी जेंडर एक टॉपिक होता है आपके सीटेट में, ठीक है। जेंडर से रिलेटेड 102 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी पूछा गया था। यहाँ पे जो है जेंडर रूढ़िवादिता है व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर, जिसमें वो कह रहा कि जो भाला फेंक है वो जो है सिर्फ लड़के खेलेंगे, और जो रस्सी कूदने का गेम है उसमें उसकी बहन भाग लेगी। तो ये क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता दर्शा रहा। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन है, यानी कि जो स्पेस है, यहाँ पे क्या फील होगा, जेंडर संबंधता नहीं होगा, जेंडर समता नहीं होगा, जेंडर समानता नहीं होगा, बल्कि जेंडर रूढ़िवादिता होगा। ये प्रदर्शित कर रहा है जेंडर रूढ़िवादिता को, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो जेंडर है एक टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पढ़ते समय इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि जेंडर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं उनको आप गलत ना करके आए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश, यानी कि जो अपसारी चिंतन है वो क्या होते हैं और जो अभिसारी चिंतन है वो क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है कि कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, यानी जो अपसारी चिंतन है वो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, और जो अभिसारी चिंतन है वो क्या करता है, एक सही समाधान पर स्थिर होता है। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि एक सही समाधान पर स्थिर है और कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। तीसरा ऑप्शन है कि गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। और फोर्थ ऑप्शन है कि मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, यानी कि जो अपसारी चिंतन है वो मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, और अभिसारी चिंतन जो है गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो ये होगा कि जो अपसारी चिंतन है। अब ये भी एक टॉपिक है, अपसारी चिंतन और अभिसारी, यानी चिंतन, थिंकिंग एक टॉपिक है, उसमें जो है अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चिंतन टॉपिक के अंतर्गत ही ये जो है प्रश्न आता है। तो चिंतन एक टॉपिक है, जैसे जो है जेंडर एक टॉपिक है, उसके अंतर्गत रूढ़िवादिता जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही चिंतन एक टॉपिक है, यहाँ से अपसारी या अभिसारी जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है, छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपसारी चिंतन क्या होता है, वो एक उत्तर को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन जो होता है वो एक सही समाधान पर स्थिर होता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। अब समावेशी शिक्षा क्या है, ये एक टॉपिक है सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे नहीं कह रहा है, यानी कि निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें आंसर भी निगेटिव में ही देना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, ये बताना है। पहला है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे, क्या ये होता है। दूसरा है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समर्थन करता है। तीसरा ऑप्शन है कि एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। और चौथा है कि निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी शिक्षा का केंद्र होता है। ये ऑप्शन क्या है, निगेटिव है, ठीक है। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। यहाँ पे एक चीज हम आपको बताते चलें कि जो इस टाइम जो है एग्जाम हो रहे हैं सीटेट के, चाहे वो जनवरी का रहा हो, अभी जो जुलाई में हुआ है ये हो, या फिर जो दिसंबर में होने वाला है, इसमें आपको जो आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर नेक्स्ट एग्जाम देने जाएंगे, तो वहाँ पे भी देखेंगे कि जो अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है ये आप ज़्यादा देखने को मिलने लगे हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब ये किसी भी टॉपिक से उठाया जा सकते हैं, किसी भी टॉपिक से पूछ लिए जाएंगे अभिकथन और कारण के रूप में। अब अभिकथन कह रहा है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये क्या है, अभिकथन है। अब अभिकथन और जो कारण है इसमें कैसे आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सबसे पहले ये देखना है कि जो अभिकथन है क्या वो सही बोल रहा है, यानी जो सेंटेंस लिखा क्या वो सही है या गलत है।
यही आपको देखना है, अभिकथन सही है या कारण सही है। और जो अभिकथन होता है उससे जो है कारण का क्या है, थोड़ा बहुत मेल होना चाहिए। उसका जो है उसी टॉपिक से बात होनी चाहिए, ठीक है। यानी जो है जो अभिकथन है वो कारण दोनों मैच होने चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना है। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है अभिकथन। दूसरा है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थी शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद करती, बिल्कुल सही है। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से, अब यहाँ पे दिया है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं, पिछले ज्ञान का मतलब होता है जो चीज़ें उन्होंने अपने घर से सीखी है, पहले से जो स्कूल जाने से पहले जो उन्होंने सीखा है उसकी बात हो रही है। तो पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में क्या करती है, मदद मिलती है। तो यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों क्या है, सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। यानी कि कारण जो है वो एक ही, यानी अभिकथन की व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। पहला है कि ए और आर दोनों सही है, तो बिल्कुल सही है। ए और आर मतलब कि अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, ठीक है। और जो है और ए की आर सही व्याख्या करता है, यानी जो अभिकथन है उसकी जो है आर सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, ठीक है। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है। सभी जानते हैं कि जो बच्चों का बचपना होता है, बचपन होता है, वो पूरे विश्व में, पूरे संसार में, या फिर यूँ कह लें कि आपके पूरे शहर में या आपके ही घर में सबका बचपन जो होता है अलग अलग होता है। आपके घर में दूसरे तरीके से बच्चों का पालन पोषण होता है, बगल के घर में दूसरी तरीके से होता है, या फिर दूसरे गांव में या दूसरे शहर में दूसरी तरीके से होता है, दूसरे जो है देश में दूसरी तरीके से होता है। तो जो बच्चे का बचपन होता है वो उनके परिवार के माहौल के अकॉर्डिंग होता है, उनका जो है बचपन का पालन पोषण किया जाता है बच्चों का, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। बच्चों का विकास क्या है, सार्वभौमिक नहीं होता है, ये क्या है, गलत होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अभिकथन को सही मान लेंगे, ये सही है, और कारण क्या है, गलत है। अब ये गलत है तो इसकी व्याख्या जाहिर सी बात है कि नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ए सही है आर गलत है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, यहाँ बिल्कुल सही कि ए सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका 6 नंबर की, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, ठीक है। तो मोटिवेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। मोटिवेशन यानी कि जो अभिप्रेरणा है ये एक टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। तो अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। पहला ऑप्शन है कि सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और सफलता के लिए बाहरी आरोपण से, या फिर दूसरा है कि सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, या फिर असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, या फोर्थ नंबर है असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। तो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के लिए जो सिद्धांत होता है, यानी आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। किस तरीके से, जो बच्चे जो है आंतरिक रूप से असफलता और सफलता के लिए जो है अपने आप को परिपक्व मानते हैं, उनसे बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, चाहे वो सफल हो या फिर असफल हो, दोनों के लिए आंतरिक आरोपण जो है जरूरी होता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है, ठीक है। छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बताते चले कि पिछला जो सत्र हुआ था, जिस जुलाई, यानी जुलाई में जो एग्जाम हुआ था, उससे पहले जो हमने क्लासेस कराई थी उसमें हमने बताया था कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं, निगेटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो जरूर जाके देखें, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपको जो है
पूरे ऑप्शन बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से, बहुत आसानी से, कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा है कि छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका होता है। मानकीकृत क्या होता है? ये एक नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है। ये जहाँ भी होगा वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं, निष्क्रिय क्या है? एक निगेटिव टैग वर्ड्स है, तो ये भी जहाँ भी होगा वो ऑप्शन गलत होगा, तो इसको भी हम गलत काट देंगे। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जो सीखना है, जो लर्निंग है, वो प्रामाणिक कार्यों पर होना चाहिए, ये भी सही है। पाठ्यचर्या एवं पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए। सार्वभौमिक क्या है? ये गलत है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स को ध्यान में रखकर पेपर सॉल्व करेंगे तो कम समय लगेगा, बहुत जल्दी से आप सॉल्व कर पाएंगे, आपका समय भी बचेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर जाके देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? पहला है सामाजिक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में, नैतिक विकास में या फिर गतिक विकास में। तो कौन सा पहलू है जहाँ पे तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो वो कौन सा है? वो है आपका संज्ञानात्मक विकास, जहाँ पर तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है? ये बताना है। क्या वो असंतुलन है, निजी वॉक है, अनुकूलन है या फिर संगठन है? तो जो लेव वाइगोत्स्की है वो क्या प्रस्तावित करते हैं कि जो बच्चे हैं उनमें जो है, जो निजी वॉक है, वो बच्चों में स्वनियमन के लिए क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो निजी वॉक यानी खुद से जो बोलना, खुद से चलना जो है शुरू करते हैं, वो उनके लिए स्वनियमन के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिकथन के रूप में फिर से देखने को मिल गया है। क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोयलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ये ऑप्शन क्या है? ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है ए और आर दोनों सही हैं, और ए क्या करता है? ए की जो है आर की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? पहला है कि अंतरवैयक्तिक, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल होते हैं, या फिर दूसरा है तार्किक, गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं, या फिर संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, या फिर स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। तो क्या होता है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो करता है संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। किसके अनुसार? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? हमेशा पेपर सॉल्व करते समय जरूर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में नहीं है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको अंडरलाइन कर लेना है। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको निगेटिव में आंसर करना है। ठीक है, तो कौन सा कथन अधिगम यानी कि जो लर्निंग है उसके बारे में सही नहीं है, ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया है कि अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। जो अधिगम होता है बच्चे के पहले से जो बच्चा घर से सीख के आता है और जब विद्यालय जाता है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, अगर वो घर से सीख के कुछ गया है तो विद्यालय की पढ़ाई से, तो सही है। दूसरा है कि अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। ठीक है। तीसरा है कि अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। ये भी ठीक है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। और यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है, यानी कि जो आंसर सही नहीं है वही सही आंसर होगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? अपसारी चिंतन है, कार्यात्मक स्थिरता है, निष्क्रिय अनुसरण है, या फिर प्रतिक्रिया सेट है?
कौन सा कारक समस्या समाधान को क्या करता है, बढ़ावा देता है, तो वो है अपसारी चिंतन। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? ठीक है, कौन सा है? क्या वो पहला स्तर है, यानी पहले स्तर के पहले चरण की बात हो रही है, पहले स्तर के पहले चरण, या फिर पहले स्तर के दूसरे चरण में, या फिर दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, या फिर तीसरे स्तर के पांचवें चरण में? तो जो कोहलबर्ग हैं उनके नैतिक विकास के अनुसार, नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं वो होते हैं पहले स्तर के दूसरे चरण में। किसमें? पहले स्तर के दूसरे चरण में। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी होता है? विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना ये होता है, या फिर पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर सामाजिक संबंधता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए, या फिर समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। तो यहाँ पे वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए जो जरूरी है वो ये है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूक करना चाहिए और संवेदनशीलता को क्या करना चाहिए, बढ़ावा करना चाहिए। ठीक है, और ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है कि पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, पहचान आधारित जो रूढ़ियां उनको क्यों हम जो है प्रोत्साहित करें, गलत है। अलगाव जहाँ पे नजर आ जाए, गलत है। विभाजन, जहाँ पे समूहों में विभाजन करने की बात हो, वो भी ऑप्शन क्या है? ये तीनों ऑप्शन ये आपके निगेटिव हैं। एक एक वर्ड से समझ में आ जाता है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा, कौन सा गलत होगा। टैग वर्ड्स को ध्यान में रख के, अगर आप जानते हैं टैग वर्ड्स, जैसे यहाँ पे समूह में विभाजन हो गया, अलगाव हो गया, ठीक है, पहचान आधारित रूढ़ियों में प्रोत्साहित करना, ये भी क्या होता है, निगेटिव होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से आप सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है। उपयोगी प्रतिपुष्टि की विशेषता बताना है। यह केवल, तो केवल क्या होता है आपका, निगेटिव होता है, टैग वर्ड तुरंत काट देना है। यह व्यापक और सामान्य होती है। यह केवल, फिर यहाँ पे केवल नजर आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। यह सामयिक और विशिष्ट होती है। ये क्या होता है, सामयिक और विशिष्ट होती है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। दूसरा है कि विकास सिर से पांव तक होता है। तीसरा है कि भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। फोर्थ ऑप्शन है कि सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। समीपस्थ सिद्धांत क्या कहता है कि जो शैशवावस्था है उसमें अंग जो होते हैं बच्चे के, वो हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। कहाँ की, कौन सी अवस्था की बात हो रही है? शैशवावस्था की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर आपका आ गया है अभिकथन और कारण। हमने बताया कि अभिकथन और कारण के क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर टाइम मिलता है तो हम ये भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे बताते हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो अभिकथन और कारण के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। अभिकथन यह है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ये भी ऑप्शन क्या है, सही है, और इसकी व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बिना देर लगाए आपको तुरंत आंसर कर देना है अगर दोनों ऑप्शन सही है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाना चाहिए? नहीं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे जो नहीं दिया है इसको ध्यान में रखना है। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, पहला ऑप्शन है। या फिर छात्रों और
छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, या फिर एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक, अब यहाँ पे मानक नजर आ गया, क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में कहीं भी कोई भी निगेटिव टैग वर्ड्स आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये दोनों आपके पॉजिटिव है, सही है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है और निगेटिव में यहाँ पे मानक देखने को मिल गया, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिना देर लगाए आपको तुरंत आंसर कर देना है अगर एक भी जो है टैग वर्ड्स आपको निगेटिव में मिल गया है और क्वेश्चन में निगेटिव पूछ रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। पहला कि रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, दूसरा है ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, तीसरा है शारीरिक समन्वय में कठिनाई और चौथा स्थानिक समझ और जानकारी में कठिनाई। विशिष्ट विशेषता कौन सी है ये बताना है। तो जो विशिष्ट विशेषता है वो है ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। पठन वैकल्य की बात कर रही है, पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है, तो वो है ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। पहला कि वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, दूसरा है कि वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, तीसरा कि वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं और चौथा कि वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। तो गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की जो योग्यता का आकलन करता है वो करता है कि जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, क्या करते हैं, छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बाधिता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है, यानी बताना है कि जो बाधिता है वो कौन सी स्थिति है और जो अक्षमता है वो कौन सी स्थिति है। ठीक है, तो बाधिता क्या है, कौन सी स्थिति है, क्या एक जैविक स्थिति है, बिल्कुल सही, बाधिता एक जैविक स्थिति है। और जबकि जो अक्षमता है वो एक कार्यात्मक स्थिति, यानी कि जो डिसेबिलिटी है वो कार्यात्मक स्थिति है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो डिसेबिलिटी है, अक्षमता है, एक टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है, 102 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। पहला, संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। दूसरा है कि भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे को पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो संज्ञान है और भावनाएं हैं वो क्या हैं, एक दूसरे को पारस्परिक रूप, एक दूसरे पे पारस्परिक रूप से क्या है, निर्भर है। ठीक है, और निर्भर करते भी हैं, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। प्राथमिक कक्षाओं में जो भाषा का विकास है वो किस प्रकार संसाधित होता है। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, या फिर जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। तीसरा है कि जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं, और चौथा है कि जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का जो विकास है वो किस प्रकार संसाधित होता है, तो ये तब संसाधित होता है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि जो ठोस और जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़े ऐसे उदाहरणों का जब उपयोग जो है टीचर करता है बच्चों के लिए, तो बच्चे जो है आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। आंतरिक यानी कि जो इंटरनल मोटिवेशन होता है उसका सही वर्णन करता है। पहला कि अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, तो बाहरी पुरस्कारों से जो अभिप्रेरणा मिलती है, जो मोटिवेशन मिलता है वो क्या होता है, वो आंतरिक तो होता नहीं है, वो क्या होता है, वो बाह्य प्रेरणा होता है, बाह्य मोटिवेशन होता है, तो ये गलत है। दूसरा कि अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, बिल्कुल सही, जो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, हम उसको कहते हैं जो बच्चा खुद से चीज़ों को समझ पाए। जैसे हमारा जो
काम होता है, जो हमारा जो इंटरेस्ट है वो पढ़ना होता है। आप जो है सीटेट की तैयारी खुद से कर रहे हैं, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, आपके घर के लोग नहीं कह रहे हैं कि आप सीटेट की तैयारी करिए, नहीं आप फेल हो जाएंगे, आप पास नहीं हो पाएंगे, आपको जो है नौकरी करनी है। ये आपको खुद का मोटिवेशन है, आपको खुद से फील होता है कि आपको जो है सीटेट पास करना है। इसके लिए आपको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, कोई दूसरा आपको नहीं कहता कि आप तैयारी करिए या पढ़ाई करिए। ठीक है, ये आपका खुद का मोटिवेशन है, आपने खुद से बनाया है कि नहीं हमें इस बार का सीटेट निकालना ही आपका खुद का लक्ष्य है। तो वो क्या होता है, वो आंतरिक प्रेरणा होता है, यानी कि इंटर जो आपका खुद का है। ठीक है, वो मोटिवेशन जो है क्या होता है, वो आंतरिक प्रेरणा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। आलंबन के जो उदाहरण है वो कौन से हैं। पहला कि निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। पहला कि बोलकर सोचो, सक्रिय संकेत और इशारे, या प्रश्न, या फिर आधा हल किया हुआ उदाहरण, या फिर रटकर दोहराओ। यहाँ पे आपको एक तरह से मेल करना है, यानी कि सीरियल वाई लगाना है आपको। ठीक है, तो कौन सही होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, बोलकर सोचो। ठीक है, ये आलंबन के उदाहरण में सबसे पहले क्या होता है, बोलकर सोचो, यानी कि ए होता है। ठीक है, उसके बाद होता है संकेत और इशारे। ठीक है, बी नंबर होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रश्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये भी होता है। रटना दोहराना ये क्या होता है, गलत होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए बी सी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास क्या है, अराजक है, शीर्षगामी है, रेखीय है, या फिर समीप दूराभिमुख है। यानी कि जो विकास का क्रम है उसमें जो बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले जो सकल पेशी कौशल को विकसित करते हैं वो क्या दर्शाता है, क्या वो अराजक दर्शाता है। तो वो क्या दर्शाता है, वो शीर्षगामी दर्शाता है। क्या होता है, वो शीर्षगामी दर्शाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से क्या करती है, अलग करती है। पहला है कि इंद्रियों का समन्वय, दूसरा है विकेंद्रण, तीसरा है परिकल्पित तार्किकता और चौथा वस्तु स्थायित्व। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच किससे जो है क्या करती है, अलग करती है। तो वो है आपका विकेंद्रण। क्या है, विकेंद्रण। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि दोनों क्या करता है, आपस में अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। ठीक है, कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि कोई वस्तु में जीव होता है कि नहीं होता, यानी ये नहीं समझ पाते हैं कि जो कौन सी वस्तु निर्जीव होती है, कौन सी सजीव होती है, कौन सी वैसी अवस्था है। क्या वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, संवेदी चालक अवस्था है, या फिर है पूर्व चलन अवस्था। तो वो कौन सी अवस्था होती है, वो होती है पूर्व चलन अवस्था। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात का वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे निष्क्रिय नजर आ गया है, हम तुरंत काट देंगे। दूसरा कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। सक्रिय नजर आया, यानी सक्रिय यानी कि क्या होता है, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, एक्टिव होना। क्या होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा कि व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। व्याख्यान देना क्या होता है, एक निगेटिव टैग वर्ड होता है, ये भी गलत होगा। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। प्रत्याहार और दोहराव ये भी क्या होता है, निगेटिव होता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सीडीपी का पेपर है पिछले जनवरी 2024 का, जो हमने डिस्कस किया है। टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लेवल आपने देख लिया होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये भी हमने लगभग बता दिया है। अब आपको तैयारी करना है इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है,
कुछ दिन बाद जो है हम आपको जो अभी जुलाई में एग्ज़ाम हुआ है उसका भी पेपर डिस्कस कराएंगे। तो उसमें भी आप देख लीजिएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग दोनों का सेम है, जनवरी और जुलाई का लगभग सेम ही है। ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। तो आपको इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो सीटेट की तैयारी अब आप करेंगे किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे वो सीटेट सीडीपी हो, ईवीएस हो, या फिर मैथ हो, या हिंदी इंग्लिश हो, या संस्कृत, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपको अब रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि टॉपिक्स को, चीज़ों को जो भी पढ़ रहे हैं उनको समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ के चीज़ों को पढ़ेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे, तब आपका 100% है कि सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आज की जो क्लास है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लासेस हम ले रहे हैं या जो भी चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना